कि तुर्की का क्या रोल रहा। एक तरफ वो इजराइल को आंखें भी दिखाता रहा और ऐसा लगा कि वो फ़लस्तीन के साथ खड़ा हुआ है, फ़लस्तीन के कॉज के साथ खड़ा है। एक तरफ बिजनेस रिलेशंस भी उसके साथ मौजूद हमेशा रहे। अभी सीरिया में जो कुछ हुआ उसमें भी सब कुछ जग जाहिर रहा। तो तुर्की को लेकर के क्या आपने देखा? एर्दोगान किस रोल में रहे? तुर्की का रोल देखिए, एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि हाँ तुर्की भी जिम्मेदार है जो सीरिया में इधर डेवलपमेंट्स हुए हैं, लेकिन हम अपनी राय जो हम सीरिया के बारे में समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम सिर्फ इन्हीं मुस्लिम कंट्रीज के नज़रिए से क्यों देखें? हिंदुस्तान के नज़रिए से हिंदुस्तान ने भी वही बात कही है कि हाँ वो चाहते हैं कि जो सीरियंस चाहते हैं वही वहाँ पे हो, अमल आए, नॉर्मल ज़िंदगी वो सब रहना शुरू कर दे। जो सीरिया में हंगामा हुआ है, और मैं फिर आपसे अरब स्प्रिंग की तरफ जाऊंगी जो 10-20 साल पहले शुरू हुआ था। 10-20 साल में जो ये शुरुआत हुई थी और अब में वक्त में बहुत फ़र्क आ गया है। उस वक्त अमेरिका या वेस्टर्न पावर्स ने अपनी फ़ौजें दूसरे मुल्क में भेजी थी, लिबिया, इराक। अब क्या वो सीरिया में भी ऐसे ही करेंगे? मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अब मीडिया वर्ल्ड कम्युनिकेशन बहुत आगे बढ़ गया है। दूसरी एक बात यह है कि तुर्की खुले आम पूरी तरह से कुछ कह नहीं पाएगा, कर नहीं पाएगा खुलेआम। अब सीरिया में वो भी उसके खुद के इंटरेस्ट क्या है सीरिया में, कुर्द वाला जो मामला है? देखिए, जो अभी फिलहाल हमें थोड़ा 10 दिन ही हुए और वेट करना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा और वेट करना चाहिए। हम अज्यूम नहीं कर सकते। फिलहाल जो अरब कंट्रीज है सारी, उन्होंने बहुत ही श्रूड डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी अपनाई है। कहा कि भाई जो सीरियंस चाहते हैं वही वहाँ पे हो, और वो जो भी हुकूमत आए उनसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं। जरा हम दर्शकों को बता दें कि भाई ये HTS जो है, हयात तहरीर अल शाम, ये क्या है? साल 2016 में ये ऑर्गेनाइजेशन बना। इसका नाम जरूर नया है, लेकिन ज्यादातर जो अल कायदा के लोग हैं, उसके जो आतंकी, वही इसके मेंबर हैं। अल कायदा, अल नुसरा फ्रंट और हयात तहरीर अल शाम एक दूसरे से सब ये कनेक्टेड है। अल नुसरा फ्रंट जो है वो 2011 में बना। अल बगदादी ने सीरियाई सेना से लड़ने के लिए इसको कायम किया था, इसको बनाया था। सीरिया में ये अल कायदा की एक ब्रांच थी जो 2011 में बनी थी। 2016 में अल नुसरा से अलग होकर के अबू मोहम्मद अल जुलानी, जिसकी अगुवाई में ये पूरा विद्रोह हुआ, उसने हयात तहरीर अल शाम बनाया। और HTS यानी हयात तहरीर अल शाम US और UN की लिस्ट में आतंकी संगठन के तौर पर माने जाते हैं। तो कमर साहब, एक आतंकी संगठन जो विद्रोही गुट है, जिसे विद्रोही गुट अब कहा जा रहा है, वो कब्जा कर रहा है और उसको इंडोर्स कर रहा है अमेरिका, इजराइल या दूसरे बड़े देश। ये बड़ा हैरान कर रहा है। जी हाँ, पहले तो इनके ऊपर, अल जुलानी के ऊपर, जिनका अभी आपने नाम लिया, $10 मिलियन की बाउंटी है अमेरिका ने रखा है कि इनको जो हत्या करेगा उसको वो $10 मिलियन देंगे, या जो इनको अरेस्ट करके अमेरिकन को देगा। अब वो ये कहते हैं कि ये रेबल हो गए। पहले आतंकवादी कह रहे थे, अब कह रहे हैं रेबल हो गए। रेबल के लिए और आतंकवाद में बहुत फ़र्क है। रेबल की वो स्टेटस नहीं होता जो होता है। रेबल उसने किया है, उसका राइट है रेबल करना मुल्क के ख़िलाफ़। अब वो कहने लगे कि भाई ये जो रेबल है ये बहुत ही, कुछ ने कहा वेस्टर्न मीडिया ने कि ये प्रोग्रेसिव रेबल है, और अब ये कह रहे हैं बहुत प्रैग्मेटिक है। यानी धीरे धीरे अमेरिकन इस क्लोज आ रहे हैं इसको रिकॉग्नाइज़ करने के लिए, इस ग्रुप को रिकॉग्नाइज़ करने के लिए। उसकी कई वजह है। एक तो इस ग्रुप के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। इन लोगों ने यूक्रेन में ट्रेनिंग ली है। यूक्रेन में इनकी ट्रेनिंग हुई है। इसमें से बहुत से ग्रुप के लोग जो थे यूक्रेन में ट्रेनिंग हो रहे हैं। बहुत सारी रिपोर्ट्स तो ऐसी थी कि वहां से वेपन्स भी वहां पहुंचे। जी, वेपन वहीं पे उन्हीं ने ड्रोन्स की ट्रेनिंग ली, वहीं पे वेपन भी इनको मिले। फिर उसके अलावा इनके जो लोग ज़ख्मी होते थे वो इजराइल जाते थे ट्रीटमेंट के लिए। इजराइल से जब पूछा गया तो इजराइल ने कहा हम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे देते थे, इसलिए नहीं शुक्रिया भी अदा किया गया HTS की तरफ से। हाँ, 2011 से ये सिलसिला चल रहा है, जब से ये मतलब अलकायदा और ISIS का हुआ। तो ये एक अच्छा। दूसरी बात ये, जैसा इन्हीं ने बताया अभी हमारे साथी ने, कि ग्रुप्स बहुत हैं, इनके इंटरेस्ट अलग अलग हैं। दो आइडियोलॉजी बहुत डोमिनेंट है। एक तो वहाबी सल्फी आइडियोलॉजी है जो अल जुलानी के साथ है, और दूसरी वहाँ पे
जो आइडियोलॉजी है वो है अख़वान मुस्लिमीन की, यानी मुस्लिम ब्रदरहुड की, जो इजिप्ट में मिस्री जब वहाँ पे उसके बाद अरब स्प्रिंग के बाद जो वहाँ पे हुकूमत बनी थी, वो लोग आइडियोलॉजी हैं। दोनों आइडियोलॉजी जो है बहुत मुख्तलिफ हैं। तो डर इस बात का है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लड़ाई हो जाएगी, डर इस बात का है कि इसमें क्लैश भी हो सकता है। इसलिए कि हमने इराक़ में भी देखा और फिर उसके अलावा वहाँ भी देखा, अफ़गानिस्तान के अंदर भी बड़े भयंकर लड़ाइयाँ हुई आपस में। एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, टर्की का रोल बहुत डूबियस है। टर्की एक तरफ तो वो बात कर रहा था फ़िलिस्तीनियों की, दूसरी तरफ वो इजराइल के साथ मिलके ये पूरा ऑपरेशन सीरिया में कर रहा था। तो वो हम लोग को ये नहीं भूलना चाहिए कि टर्की नेटो का मेंबर है। टर्की को नेटो की मेंबरशिप की वजह से उसकी एक्सेस होती है टेक्नोलॉजी पे, सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी उसको मिलती है, जिससे उसने अपने ड्रोन्स, अपने वेपन सिस्टम बहुत अच्छे हाई ग्रेड बनाए हैं और उसके अंदर काफ़ी अमेरिकन और यूरोपियन टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है उनके बनाने में। अगर वो नेटो से हटता है तो इन वेपन्स को न तो वो बेच पाएगा किसी को और ना ही वो इसका इस्तेमाल कर पाएगा किसी तीसरी कंट्री के लिए, और उसके पास सैंक्शन भी लग जाएंगे। और नेटो, टर्की और इजराइल के बड़े अच्छे संबंध हैं, आज से नहीं बहुत ज़माने से हैं। इजराइल और ये जितना भी हमस को लेके डिफरेंसेस हो रहे थे थोड़े बहुत ज़रूर नज़र आ रहे थे, लेकिन ट्रेड उनका जारी था। उन्हीं ने ऑफिशियली तो बंद कर दिया था मगर ग्रीस के थ्रू हो रहा था। तेल टर्की से ही वहाँ जा रहा था इजराइल,